Hi everyone. Today we are going to study about agriculture. Okay, so let's begin. एग्रीकल्चर चैप्टर में ना हमें सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम उन एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। तो इसमें ना क्या है, गुरप्रीत, मधु एंड टीना, उनके बारे में बताया गया है कि वो ना अपने जो गांव हैं उधर वॉक कर रहे थे, जहाँ पे वो एक है ना किसान को उनकी जो ज़मीन है ना उसको टिल्ट करते हुए देखता है। जो किसान है वो बताता है कि वो गेहूँ उगा रहा है और उसने अभी अभी उसमें मैन्योर खाद डाला है अपनी सोइल में, ताकि उससे जो उसकी ज़मीन है वो फर्टाइल हो जाए। राइट। उसने उन बच्चों को ये भी बताया कि जो गेहूँ है वो एक बहुत ही अच्छे दाम में मंडी में बिक जाएंगे, जहाँ से ना ये फैक्ट्रीज़ में लिए जाते हैं ब्रेड, बिस्किट्स या फिर आटा बनाने के लिए। ओके, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना पौधों का एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, इसे 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड इज़ टर्शरी। तो अब इन तीनों को हम एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ ना वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि किससे कनेक्ट हो, एक्सटर्शन से और प्रोडक्शन से नेचुरल रिसोर्सेज के। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में हम बीज बोते हैं, है ना, मतलब क्रॉप्स को उगाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो चीज़ें करते हैं, एंड देन वी गेट द डायरेक्ट प्रोडक्ट। उसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ भी नहीं की जाती है, तो उस प्रोडक्ट को हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करेंगे, जैसे फिशिंग, गैदरिंग, ये एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें ना प्रोसेसिंग की जाती है रिसोर्सेज की, जैसे कि वीट से ब्रेड बनाना, ओके, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यहाँ तक कि कॉटन से क्लॉथ को बनाना। ये सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ हमें ना एक सपोर्ट देती है सारा, कौन कौन सी सेक्टर्स को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को, बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल है टर्शरी एक्टिविटीज़ के। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, और इसमें क्या होता है, इसमें ना क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और यहाँ तक कि लाइफ स्टॉक होते हैं, उनको रियर करना, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है। संसार में 50% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी में एंगेज है। 2/3 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अब भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर के लिए ना एक फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए, जिसमें एक अच्छी सोइल की क्वालिटी हो और एक अच्छा क्लाइमेट हो जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए ठीक रहे। जो लैंड है जिस पे जो क्रॉप्स उगाई जाती है उसे एरेबल लैंड कहते हैं। कौन सी लैंड कहा जाता है उसे? एरेबल लैंड। राइट। In the map, you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exists. जैसा कि हमें पता है कि भाई जो भी हम एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं तो उसके लिए हमें ना एक ऐसा एरिया चाहिए होता है एग्रीकल्चर करने के लिए जहाँ पे प्रॉपर सोइल फर्टिलिटी हो, क्लाइमेट हो, वाटर रिसोर्स हो। ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल होंगी तो उतनी ही अच्छे से और इजीली हमारी क्रॉप ग्रो हो पाएगी। राइट। ये है वो मैप जिसे आप देख सकते हैं एक बार। अब पढ़ते हैं डू यू नो। ओके, तो डू यू नो में हमें ना मीनिंग्स बताए गए हैं कुछ कुछ टर्म्स की, जैसे कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? जो साइंस और आर्ट होती है ना कल्टीवेशन की सोइल पे, सोइल क्या होती है, जो टॉपमोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसे सोइल कहते हैं, जहाँ पे भी ये क्रॉप्स वगैरह ग्रो की जाती है, हम रहते हैं। ओके, तो जो भी साइंस लगती है या फिर जो भी आर्ट होती है उस कल्टीवेशन में, जो कि क्रॉप्स को राइज करने में और लाइफ स्टॉक को रियर करने में मदद करते हैं, उसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इसे हम फार्मिंग भी कहते हैं। सेरिकल्चर क्या होता है? कॉमर्शियल रियरिंग, किसकी? सिल्क वॉर्म की, उसे हम सेरिकल्चर कहेंगे। पिसिकल्चर क्या होता है? फिश को ब्रीड करना, वो भी एक स्पेशली जो टैंक्स और पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ना उनके लिए, उसे पिस्की कल्चर कहते हैं। इन इजी वर्ड्स वी कैन से कि भाई एक स्पेशल टाइप के लाइक टैंक्स एंड पॉन्ड्स इनको कंस्ट्रक्ट करके फ़िश को ब्रीड किया जाए, उसे पिस्की कल्चर कहा जाता है। वीटी कल्चर में जो क्रेप्स हैं उनकी कल्टीवेशन की जाती है। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कॉमर्शियल यूज़ में लिया जाता है, उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ओके, तो उसके बाद पढ़ते हैं फार्म सिस्टम्स। व्हाट इज़ फार्म सिस्टम? राइट। इसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और फार्मिंग को हम ना एक सिस्टम के रूप में भी देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स जो भी एग्रीकल्चर या फिर हम कह सकते हैं फार्मिंग में लगते हैं वो कौन कौन से हैं? बीज होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, राइट, मशीनरी होता है, और क्या होता है? लेबर होता है।
राइट। कुछ जो ऑपरेशंस हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व है वो फ्लपिंग हो गया, सोइंग बीज को सो करना, इरिगेशन सिंचाई करना, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब है। और इस सिस्टम का आउटपुट क्या होता है? इस सिस्टम का आउटपुट होता है या तो क्रॉप्स हो गया, वुल हो गया, डेयरी, पोल्ट्री, ये सारे के सारे इसके आउटपुट हैं। फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या होता है? तो फार्मिंग है ना अलग अलग तरीके से की जाती है पूरे वर्ल्ड में। कुछ जगह लाइक अलग टाइप की फार्मिंग होती है तो कुछ अलग टाइप की है, डिपेंड्स ऑन दी लाइक क्लाइमेट और दी लैंड, सोइल क्वालिटी, राइट। उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। इसमें है भी ना, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, जो डिमांड होती है किस चीज़ की, प्रोड्यूस, लेबर और यहाँ तक कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की, उसके आधारित जो फार्मिंग है उसको दो मेन टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द सेकंड इज कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो कि प्रैक्टिस की जाती है, किस लिए? ताकि जो फार्मर की फैमिली है ना उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। ट्रेडिशनली इसमें ना बहुत ही लो लेवल वाली टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर जो घर के ही लेबर होते हैं वो इसमें प्रोड्यूस करने में, क्रॉप्स वगैरह को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं एक स्मॉल स्केल में। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी और तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जिसमें जो फार्मर है ना वो एक छोटे से ज़मीन के प्लॉट पे कल्टीवेट करता है और बहुत ही सिंपल टूल्स का यूज़ करके, विद मोर लेबर, राइट। यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है ना विद लार्ज नंबर ऑफ डेज, वो भी सनसाइन के साथ, और फर्टाइल सोल होती है वो मदद करती है एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप को उगाने में उसी प्लॉट में एक साल में, राइट। जैसे कि ये राइस हो गया, राइस ना बहुत ही मेन क्रॉप है। जो दूसरे क्रॉप्स हैं वो इंक्लूड करते हैं वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑल सीड्स। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया में मेनली किया जाता है ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथर्न एंड ईस्ट एशियन स्टेट्स। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड करता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टिवेशन ना ज़्यादातर फॉरेस्टेड एरियाज में किया जाता है, जैसे कि अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और क्विक रीजनरेशन हो जाता है किसका? वेजिटेशन का। एक जो प्लॉट है ऑफ लैंड का वो साफ़ किया जाता है, कैसे? जो ट्रीज़ वगैरह हैं उनको काट के और उनको जला के जो आग राख होती है वहाँ की उसको फिर सोइल के साथ मिक्स किया जाता है और फिर क्रॉप्स को उगाया जाता है, जैसे कि मेज़, याम, पोटैटोज़ एंड कैशू एंड ये सब को उगाया जाता है। जब जो सोइल है ना उसकी फर्टिलिटी लूज़ होने लग जाती है धीरे धीरे, तो जो लैंड है ना उसको अबंडन किया चला जाता है और जो कल्टीवेटर है वो किसी नई जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इसलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीज़ वगैरह उनको बर्न करके उनकी राख को सोइल में मिला के, ऐश को सोइल में मिला के तभी तो उन्होंने क्रॉप्स को उगाए ना, इसलिए उसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। नोमैडिक हर्टिंग ना सेमी एरिड या फिर एरिड रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि सहारा, सेंट्रल एशिया और कुछ कश्मीर का एरिया। इस टाइप की फार्मिंग में जो हर्ड्समैन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ जाते हैं फूडर और वोटर के लिए, और उनका एक डिफाइंड ना रूट होता है। ये जो इधर से उधर जाते हैं ना वो लाइक एक क्लाइमेट कॉन्स्टेंट्स और टेरेन को देख के भी जाते हैं, जैसे कैमल, याक, मिल्क, व्हीट, वुल, हाइट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक हर्टर और उसकी फैमिलीज़ को नोमैडिक हर्टिंग करके मिलता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? जो क्रॉप्स हैं ना उनको उगाया जाता है और जो एनिमल्स हैं उनको रियर किया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए। ये जो एरिया है ना इसको कल्टीवेट किया जाता है और जो अमाउंट होता है ना कैपिटल का वो भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेरिजन टू नोमैडिक या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, ज़्यादातर जो काम है ना यहाँ पे मशीन्स के द्वारा ही किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग क्रॉप्स को कॉमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है, जैसे कि वीट एंड मेज कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रीन्स हैं। सबसे ज़्यादा प्रिसिस्ट सबसे ज़्यादा एरिया जहाँ पे कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है वो एरिया है जहाँ पे लाइक टेम्परेचर ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कौन सा एरिया? टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ये एरिया ना स्पार्शली पॉपुलेटेड है और वो भी बड़े बड़े फार्म्स के साथ जो कि हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स तक स्प्रेड है। सेवरल सर्दियों की जो रिस्ट्रिक्ट है वो कर देती है ग्रोइंग सीजन को और ओनली सिंगल क्रॉप उस टाइम पे उगाई जा पाती है।
मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, जो लैंड है ना वो फूड और फूडर क्रॉप्स को उगाने में मदद की जाती है और लाइफ स्टॉक को रियर करने में मदद की जाती है। राइट। ये यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए जैसी जगहों में प्रैक्टिस की जाती है। प्लांटेशन क्या होती है? प्लांटेशन एक प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे सिंगल क्रॉप जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन ये सब उगाया जाता है। जो ज़्यादातर अमाउंट का लेबर और कैपिटल है इसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो प्रोड्यूस को हम प्रोसेस भी कर सकते हैं फार्म में खुद ही, फैक्ट्रीज़ के अंदर। जो डेवलपमेंट होता है और फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है ऐसी फार्मिंग के लिए। जो मेजर प्लांटेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है? इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। इसके कुछ एग्जांपल है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है भाई? एक बहुत ही वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं हमारे यहाँ पे, ताकि जो ज़रूरत है ना ग्रोइंग पॉपुलेशन की वो पूरी की जा सके। क्रॉप्स जैसे कि वो सप्लाई भी करती है रॉ मटेरियल्स को, किस लिए? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि मैंगो फॉर मेकिंग मैंगो जूस इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। मेजर फूड क्रॉप्स हैं वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट और कॉटन और फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स कौन कौन सी है? टी एंड कॉफ़ी। राइस के बारे में पढ़ते तो राइस ना एक मेजर फूड क्रॉप है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ये एक स्टेबल डाइट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स की। राइस ना उसको एक हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी विद रेनफॉल। ये ज़्यादातर ना एलुवियल क्लेई सॉइल में अच्छे से उग पाती है, जो कि वाटर को रिटेन कर पाते हैं। चाइना ना एक अच्छा प्रोड्यूसर है राइस का, एंड ऑल्सो द इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में तो यहाँ तक कि 2 और 3 क्रॉप्स उगाई जाती है एक साल में। वीट को ना मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है और एक रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, और जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब एक ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। और वीट को ना सबसे ज़्यादा कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इन जगहों पे उगाया जाता है। इन इंडिया ये विंटर सीजन में उगता है। मिलेट्स में इनको कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है, और ये ना लेस फर्टाइल एरिया में भी इजीली उग सकते हैं एंड सैंडी सॉइल्स पे भी। ये एक हार्डी क्रॉप होती है जिसे कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर और एक बस एडिक्वेट रेनफॉल काफ़ी होती है। जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी इंडिया में उगाया जाता है। दूसरे कंट्रीज जैसे कि नाइजीरिया, चाइना एंड निकम। मेज़ को ना मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल और बहुत ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत है। इसको ना एक वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है। मेज़ को नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको इनमें उगाया जाता है। कॉटन को एक हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है विद लाइट रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज इसे चाहिए होता है, एंड ब्राइट सनशाइन वो भी इसकी ग्रोथ के लिए। ये सबसे ज़्यादा ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में उगती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट ये सभी लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉटन के। ये सबसे मेन रॉ मटेरियल है कॉटन का फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जूट को ना गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। सो द क्वेश्चन कैन कम दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर? देन द आंसर इज जूट। ये ना एलुवियल सॉइल में अच्छे से उगती है और इसको एक हाई टेम्परेचर, हाई हैवी रेनफॉल और एक ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होती है। ये जो क्रॉप होती है ये ट्रॉपिकल एरियाज में उगती है। इंडिया, बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है। कॉफ़ी को ना वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, और ये हिल स्लोप्स और मोर में मतलब कि हिल्स का जो एरिया है वहाँ पे इजीली इनकी जो ग्रोथ है वो हो सकती है। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है फॉलोइंग द कोलंबिया एंड इंडिया। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप जो कि प्लांटेशन में उगाई जाती है। इसे कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए होता है पूरे साल उसका ग्रोथ के लिए। ओके, इसे ना एक वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल भी चाहिए होती है विद जेंटल स्लोप। लेबर लार्ज नंबर में चाहिए होता है इसे लीव्स को तोड़ने के लिए। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भाई इसका मतलब है, या फिर कह सकते हैं इट रेफर्स टू एक एफर्ट, प्रयास किसका? फार्म को इंक्रीज़ करने का, प्रोडक्शन को, ताकि हम अपनी जो बढ़ती डिमांड है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की उसे फुलफ़िल कर सकें। ये सिर्फ तभी अचीव हो पाएगा इन मैनी कई वेज में, जैसे कि क्रॉप एरिया को इंक्रीज़ करके, या फिर जितनी क्रॉप्स उगाई जाती है उसको इंक्रीज़ करके, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, यहाँ तक कि फर्टिलाइजर्स और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करके। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी एक दूसरा एस्पेक्ट है जिससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकती है। ये एक अल्टीमेट एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने में। एग्रीकल्चर ना अलग अलग प्लेसेस पे डेवलप हो गया है, अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में, जिससे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को परफॉर्म करती हैं, जहाँ पे जो क्रॉप्स है वो स्मॉल होल्डिंग्स में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा सब्सिस्टेंस में। जो लार्जर होल्डिंग्स है वो
हालांकि सूटेबल है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इनकी मदद से जो दो केस हैं फार्म स्टडीज़ के, एक तो इंडिया से और दूसरा फ्रॉम द यूएसए, समझने की कोशिश करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ में, कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसी फार्मिंग होती है, वहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैसे होती है। जो तो लेट्स स्टडी अबाउट फार्म इन इंडिया। यहाँ पे ना एक छोटा सा विलेज है आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इसमें इसने एग्जाम्पल दिया मुन्ना लाल का, जो कि एक छोटा सा किसान है अपने गाँव का, जिसमें पास 1.5 हेक्टेयर का फार्म लैंड है। उसका जो घर है ना वो मेन विलेज में है, और उसने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ सीड्स को परचेज कर रखा है। कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट, जो कि वो हर साल जहाँ से खरीदता है। जो लैंड है ना वो फर्टाइल है, और वो वहाँ पे एटलीस्ट एक साल में 2 क्रॉप्स उगाते हैं, जो कि नॉर्मली गेहूँ और चावल या दाल होता है। जो किसान है वो सलाह लेता है अपने दोस्त से और अपने बड़ों से, यहाँ तक कि सरकार से भी, जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है उनसे, जो फार्मिंग की प्रैक्टिस है उनके रिगार्डिंग कि भाई उसे कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये ना इसने एक ट्रैक्टर भी ले रखा है किराए पर खेत को जोतने के लिए। हालांकि उसके जो दोस्त है वो अभी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करता है, जैसे कि जो बुलडॉग्स हैं उनको यूज़ किया जाता है उनके द्वारा फुल फ्लपिंग यूज़। ये यहाँ पे ना एक ट्यूबवेल भी है पास के ही खेत में, जो कि उसने किराए पे ले रखा है जो खेत है ना उसको जोतने के लिए। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस भी है और 2 हैन भी, और ये ना दूध को बेचता है कोऑपरेटिव स्टोर में, जो कि इसके पास ही पड़ता है। ये कोऑपरेट सोसाइटी का एक सदस्य भी है, जो कि सेफ्टी मेजर्स को देखता है, जैसे कि हेल्थ को और बचाए या फिर प्रोटेक्ट किया जा सके किसके लाइफ स्टॉक और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जितने भी मेंबर्स है फैमिली के, वो उसके मदद करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में, जो कि फार्म से रिलेटेड होती है। कभी कभी वो लाइक जो बैंक है उसे क्रेडिट पे ले लेता है, या फिर जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी उससे HYB सीड्स खरीद लेता है। वो अपना प्रोड्यूस ना मंडी में बेचता है, जो कि उसके पास के ही टाउन में है। हालांकि जो ज़्यादातर जो किसान हैं वो, उनके पास कम स्टोरेज नहीं होते इन फैसिलिटीज़ का, उनको फोर्स किया जाता है कि वो उस प्रोड्यूस को बेचें, इवन जब भी जो मार्केट है वो फेवरेबल हो ही क्यों ना हो उनके लिए। फिलहाल के कुछ सालों में जो गवर्नमेंट है ना उसने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। यूएसए का फार्म देखते तो यहाँ पे जो एवरेज साइज़ होता है फार्म का यूएसए में, वो बहुत ही ज़्यादा होता है इंडियन फार्म्स के कंपैरिजन में। एक टिपिकल जो फार्म साइज़ होता है यूएसए में वो 250 हेक्टेयर का होता है। जो फार्मर है वो जनरली अपने जो खेत है उसी में ही रहते हैं। ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं वो कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन और शुगर बीट यहाँ पे होता है। जोए होरम, जो कि एक किसान है मिड वेस्ट यूएसए का, लोवा स्टेट में, उसके पास 300 हेक्टेयर की ज़मीन है और वो कॉर्न्स को उगाता है अपने खेत में। ये देखने के बाद कि उसकी जो सॉइल है वो ठीक है और जो वाटर रिसोर्स है वो उसकी क्रॉप की ज़रूरत को फुलफिल कर रहा है। जो एडिक्वेट मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो क्रॉप्स है वो डैमेज ना हो। टाइम टू टाइम ना वो सॉइल सैंपल्स भी भेजता रहता है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को, ताकि वो चेक कर सके कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सफिशिएंट है कि नहीं है ज़मीन में। जो रिजल्ट्स हैं वो जोए होरन को मदद करती है कि वो एक साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम को प्लान कर सके। उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक्ड है, जो कि उसे एक प्रिसाइज पिक्चर देता है उसकी खेत की, जो कि मदद करता है उसे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने में और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने में। अच्छा, वेर एवर जहाँ पे उसे लगता है कि उसकी ज़रूरत है ही, वो एक ट्रैक्टर को यूज़ करता है, सीड ड्रिल्स को, लेफ्टर्स, कंबाइंड हार्वेस्ट एंड थ्रेशर, ताकि वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। जो ग्रेन्स हैं जो कि स्टोर हैं उसकी ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, या फिर डिस्पैच्ड मार्केट एजेंसीज में। जो फार्मर है यूएसए में वो बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर्स। इफ़ यू like this video or if it is a little bit helpful for you, so don't forget to subscribe.